दोस्तों आज के जमाने में कोई भी देश किसी अन्य देश को तो बिना स्वार्थ के कोई मदद ही नहीं करता है और हथियारों के टेक्नोलॉजी खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट और फ्यूचरिस्टिक वेपन के मामले में तो सगे भाई कहे जाने वाले देश भी एक दूसरे के मदद के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे में दोस्तों फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में सऊदी अरबिया का मदद यूनाइटेड किंगडम करेगा ये सोचना ही गलत है। और दोस्तों एक गलती हाल ही में बिना सोचे समझे सऊदी अरबिया की तरफ से कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में सऊदी अरबिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट करते हुए ये बताया गया है कि सऊदी अरबिया यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व वाले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा। पर दोस्तों इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही यूनाइटेड किंगडम की तरफ से इसे डिनाई कर दिया गया। पर दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस जमाने में भी भारत की तरफ से बिना स्वार्थ का अन्य देशों का मदद किया जा रहा है, चाहे कोविड के समय में फ्री में वैक्सीन और अन्य मेडिकल सामग्री बांटना हो या फिर उसके बाद जब टर्की में भयंकर भूकंप आया था तब बिना कुछ सोचे समझे टर्की का मदद किया जाना हो। और दोस्तों जब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा सऊदी अरब को ठुकराया गया तो सऊदी अरब का साथ भारत ने दिया। और दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब और भारत के बीच में स्पेस को लेके एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरबिया के स्पेस कमीशन के जो सीईओ है उन्होंने भारत के इसरो के कुछ अधिकारियों के साथ हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा मीटिंग की है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की तरफ से डिनाई किए जाने को अगर देखा जाए तो सबसे पहले सऊदी अरबिया की तरफ से बिना सोचे समझे अनाउंसमेंट कर दिया गया था और सऊदी अरबिया को शायद ये ध्यान में नहीं था कि ये जो वेस्टर्न देश है ये किसी का भी सगा नहीं होता है। जब तक मतलब होता है तो ये वेस्टर्न देश तब तक साथ में रहता है और सब कुछ देने के लिए तैयार होता है और दोस्तों मतलब निकल जाने के बाद ये वेस्टर्न देश पूछता भी नहीं है। और दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक समय तक अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर यूनाइटेड किंगडम ये सभी देश सऊदी अरबिया के साथ था, पर अचानक से सऊदी अरबिया के साथ सब लोग छोड़ना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली जब से सऊदी अरबिया के द्वारा इन देशों के डिक्टेशन को मानने से इनकार किया गया है तब से ये देश अपने आप को सऊदी अरबिया से दूर करते जा रहा है। दोस्तों सऊदी अरबिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच के अगर रिश्ते को देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप में आप कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण हथियार यूनाइटेड किंगडम सऊदी अरब को दे चुका है और कई सारे हथियारों को एक साथ मिलकर बना भी चुका है। इवन सऊदी अरबिया के सबसे ताकतवर तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून को देखा जाए तो ये भी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ही दिया गया है। हालांकि इसके अलावा सऊदी आर्म फोर्सेस के कई सारे अन्य हथियार भी यूनाइटेड किंगडम का ही है। पर जब इस रिश्ते को देखते हुए सऊदी अरबिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया कि सऊदी अरबिया यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व वाले FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जैसे 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में जुड़ेगा तो यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से तुरंत ही इसे नकार दिया गया और ये कहा गया कि दोनों देश फिलहाल एक ऐसे फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है जिसके अंतर्गत ये जांचा जा रहा है कि पार्टनरशिप किया जा सकता है कि नहीं। मतलब साफ साफ तो मना नहीं किया गया लेकिन जिस तरीके के बातों को कहा गया है उसका सिंपल मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम फिलहाल सऊदी अरबिया को इस प्रोजेक्ट में उस तरीके से जोड़ना नहीं चाहता है जिस तरीके से सऊदी अरबिया जुड़ना चाहता है। हालांकि दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट सऊदी अरबिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तरफ से किया गया था इससे एक दिन पहले दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है और एग्रीमेंट के बावजूद यूनाइटेड किंगडम की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल फिजिबिलिटी स्टडी किया जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि यूनाइटेड किंगडम कुछ अलग ही सोच को लेके आगे बढ़ रहा है जिसमें यूनाइटेड किंगडम केवल मात्र अपना फायदा को ही देख रहा है ना कि सऊदी अरबिया को इंडस्ट्रियली या फिर हथियारों के मामले में इंडिपेंडेंट करने को लेके देख रहा है। बेसिकली दोस्तों इससे पहले भी इस प्रोग्राम में यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भारत को जोड़ने का एक बात कहा गया था और दोस्तों उस दरमियान कुछ मीडिया रिपोर्टों में इन बातों का भी खुलासा किया गया था कि असल में यूनाइटेड किंगडम एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके और बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीद सके। अब भारत की तरफ से तो इसमें हामी नहीं भरा गया लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरबिया को ऐसे ही एक देश के रूप में देखा गया होगा जो कि पैसे के मामले में भर भर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, बदले में यूनाइटेड किंगडम को टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ भी देना ना पड़े और ऊपर से जब एयरक्राफ्ट तैयार हो जाए तो कुछ एयरक्राफ्टों को खरीद के प्रॉफिट को और बढ़ा सके। पर दोस्तों भारत ऐसे देशों में नहीं है जो केवल मात्र स्वार्थ को लेके आगे बढ़ता हो, बल्कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के नीतियों को मानता है जिसका मतलब है पूरा दुनिया एक फैमिली है और इसी कारण सऊदी अरब हो, टर्की हो, सभी देश को भारत अपने फैमिली के रूप में ही देखता है। जब यूनाइटेड किंगडम के तरफ से समझौते के बावजूद सऊदी अरबिया के बातों को नकार दिया गया और एक तरीके से कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया को एक बड़ा झटका दिया गया तो भारत ने सऊदी अरबिया को खुल के मदद करने का बात कहा। आप कह सकते हैं कि अपने बाहों को फैला के सऊदी अरबिया के लिए नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी को ऑफर किया गया। दोस्तों हाल ही में सऊदी अरबिया के जो स्पेस एजेंसी के हेड या फिर कहे तो सीईओ है मतलब डॉक्टर मोहम्मद बिन सऊद अल तमीम के तरफ से एक भारत के दौरा किया गया था और उनके भारत के विजिट के दरमियान उनका मुलाकात गवर्नमेंट के कई सारे एजेंसीज के अधिकारियों के साथ हुआ। इंडिया के कंपनियों से शुरू करके इंडिया के स्पेस सेक्टर के अधिकारियों के साथ भी उनका मुलाकात हुआ जहां पे दोनों देशों के बीच के जो कोऑपरेशन को है उसे मजबूत
मजबूत करने का तो बात रखा ही गया, साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के बात को लेकर भी चर्चा किया गया। मतलब दोस्तों भारत यहाँ पे सऊदी अरेबिया को स्पेस सेक्टर में मदद करेगा। दोस्तों स्पेस सेक्टर भी ऐसे ही हथियारों के जैसा ही सेक्टर है जहाँ पे कोई देश अन्य देश को मदद नहीं करता है, क्योंकि सारे दुनिया को पता है कि स्पेस सेक्टर जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है उससे आने वाले समय में स्पेस सेक्टर कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का एक केंद्र बनेगा। और ऐसे में सभी देश अगर अपने स्पेस के जरूरतों को अपने बलबूते पे पूरा करना शुरू कर दे तो ये जो कमाई का सोर्स है ये घट जाएगा। पर भारत ऐसा सोच नहीं रखता है। भारत एक तरफ जहाँ पे सस्ते से सस्ते दाम पे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों के लिए स्पेस लॉन्च को अंजाम दे रहा है, तो वहीं पे कई सारे देशों के स्पेस एजेंसीज के साथ भी मिलकर काम कर रहा है ताकि वो देश भी स्पेस के सेक्टर में नॉलेज गेन कर सके और अपने जरूरतों को काफी हद तक अपने ही बलबूते पे पूरा कर सके। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर अल तमीम के द्वारा अपने विजिट के दरमियान बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर का भी एक विजिट किया गया था, जहां पे उनके सामने कई तरीके के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी रखा गया है और कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया है जो डेवलप किया जा रहा है या फिर जिसका डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि उनका मुलाकात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो के हेड के साथ भी हुआ है और इस मुलाकात के दरमियान दोनों देशों के स्पेस सेक्टर के बीच के जो कोऑपरेशन है उसे मजबूत करने के साथ साथ दोनों देशों के स्पेस सेक्टर को और स्ट्रेंथन करने का भी बातचीत को किया गया है। इवन दोस्तों ये भी खबर है कि इस मुलाकात के बीच में कोऑपरेशन के साथ साथ दोनों साइड एक साथ ट्रांसफर एंड लोकलाइजेशन ऑफ नॉलेज और कंट्रीब्यूशन को लेकर भी बातचीत किया है। इवन भारत की तरफ से सऊदी अरब में स्पेस सेक्टर को डेवलप करने के भी बात को रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि एशिया में फिलहाल भारत काफी डेवलप्ड स्पेस सेक्टर रखता है और भारत स्पेस के मामले में जितना अचीवमेंट कर चुका है इतना कम समय में शायद ही कोई देश इस तरीके का अचीवमेंट किया हुआ होगा। मतलब सऊदी अरबिया को अगर स्पेस रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो सभी टेक्नोलॉजी भारत के पास है और भारत उसे सऊदी अरबिया को दे भी सकता है। हालांकि दोस्तों ऐसे टेक्नोलॉजी कोई भी देश किसी अन्य देश को बिना मतलब का नहीं देता है। हालांकि दोस्तों ऐसे मदद करने पे भारत को अभी अब तक काफी नुकसान हो चुका है। हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि जब टर्की में भयंकर भूकंप आया था तब भारत की तरफ से दिल खोल के टर्की का मदद किया गया। इवन ये भी नहीं सोचा गया कि टर्की अतीत में भारत के खिलाफ किस तरीके से काम किया है। बेसिकली दोस्तों टर्की पाकिस्तान के समर्थन में रहता है और हमेशा इंटरनेशनली कश्मीर के मुद्दे को उठाने का प्रयास करता रहता है, जबकि दूसरी तरफ टर्की के इन हरकतों को नजरअंदाज करते हुए जब टर्की मुश्किल में था तो भारत की तरफ से टर्की का मदद किया गया। और दोस्तों खाली टर्की का नहीं बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा मानवता का भारत के द्वारा मदद किया गया। पर इस मदद के बदले में टर्की के द्वारा भारत के पीठ में ही छुरा भोंका गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मदद समाप्त होने के कुछ ही दिनों के बाद टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के द्वारा फिर से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए कश्मीर मुद्दे को लेके भारत को बदनाम करने का प्रयास शुरू कर दिया गया। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो ऐसे में अगर फिर से टर्की को मदद पड़ेगा तब भी भारत की तरफ से टर्की को मदद किया जाएगा और ये फिर से नहीं सोचा जाएगा कि इसके बदले में किस तरीके से टर्की के प्रेसिडेंट भारत को धोखा दे रहा है। इवन दोस्तों जब श्रीलंका में भी आर्थिक तंगी आया था तब भी भारत ने ये नहीं सोचा था कि श्रीलंका किस तरीके से भारत को धोखा देते हुए भारत के नजदीक चाइना को लाके बैठा दिया है और फिर भी भारत के द्वारा श्रीलंका का मदद किया गया। अब इससे आप समझ सकते होंगे कि ऐसे जमाने में भी भारत किस तरीके से दूसरे के मदद को ही पहला धर्म मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अन्य देश किस तरीके से दशकों तक एक साथ रहने के बावजूद मदद के लिए कभी आगे नहीं आता है। दोस्तों आज के वीडियो को ही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।